जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों में चुनाव प्रचार लगभग आखिरी दौर में है और इस समय कैंडिडेट्स अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं और आप भी सबसे मिलिए, सबकी बात सुनिए, सबकी बात समझिए, मगर वोट उसी को दीजिए जो हो सबसे ज्यादा खालिस। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 40। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और पवन जी 2 दिन के चुनावी दौरे पर थे, प्रचार में नहीं कवरेज में। 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करके आज वापस पहुंचे हैं और वो भी हाल इनसे आज जानेंगे। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी जम्मू में थी, उन्होंने भी एक रैली बिश्नाह में की, बिलावर वो पहुंच नहीं पाई। और साथ ही साथ आज सबसे ज्यादा चौंका देने वाली रैली हुई उधमपुर के मोदी ग्राउंड में, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिए बारामूला के चुनाव प्रचार में, वो भी बात करेंगे। और साथ में कल आखिरी दिन है तो कल क्या क्या हो सकता है खास, उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की विशाल रैली पर। अगर आप सबको याद होगा तो 1 दिसंबर 2013, 11 साल पीछे लेकर आपको चलता हूं, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे, तब ललकार रैली भी उन्होंने इसी स्टेडियम में की थी। और तब इसी स्टेडियम के ऊपर से तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हेलीकॉप्टर में गुजरे थे, ये देखने के लिए कि आखिर सभा कितनी बड़ी है। उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनी और मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मगर दूसरी बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आज मोदी ने 2 बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, आप लोग वोट जरूर करिए। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, स्टेटहुड वापस देने की भी बात की, और 3 जो हैं परिवार उनको कोसा भी। तो पवन जी, बड़ी बात कि पूर्ण बहुमत की पहली भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, आप लोग वोट करिए। कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्ण बहुमत आएगा बीजेपी का। देखिए 62 सीट्स के ऊपर बीजेपी लड़ रही है जी। 19 उसमें कश्मीर संभाग जी, वहां से आप कितनी ले सकते हो? 1-2 जी, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगी। जम्मू की 43 हैं, आप 43 तो ले नहीं सकते, तो आंकड़े को टच कर पाना मुश्किल है। बट जोश भरने के लिए कैडर को और वोटर को ये बताने के लिए कि एक चीज़ तो क्लियर है, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव बीजेपी लड़ती है, प्लानिंग उनकी, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है। एक ऐसे तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस को उन्होंने बता दिया है जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव कैसे लड़ा। अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को हम सीरियसली लें, क्योंकि उनकी हर बात को सीरियसली लेना होता है, क्योंकि उसके पीछे मतलब बहुत गहरा होता है, क्या पूर्ण बहुमत का यह मतलब तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार हो और छोटी मोटी पार्टियां साथ हो, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का हो, डिसाइडिंग फैक्टर बीजेपी हो? क्या ये तो नहीं कहना चाहते थे वो? बिल्कुल, उनका यही तर्क था कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू सीएम होगा। पूर्ण बहुमत का मतलब है कि हम ही सरकार होंगे, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ही होंगे, हम ही सरकार चलाएंगे, हम ही चलाएंगे। जो कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, आप उनकी रेशो देख लेना। अगर कश्मीर से 10-12 होते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिस समय जो वेव चल रही है, अगर वो उस आंकड़े को टच कर पाते हैं जितना 40 और 40 के आसपास का, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी बना देगी। तो कहीं ना कहीं एक और चीज बहुत अहम दिखी कि प्रधानमंत्री हमेशा वोटर की नफ्स को टटोलते हैं और वोटर देख के इशारा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत देर बाद किसी चुनाव प्रचार में आज सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिया और 1 रैंक 1 पेंशन का नाम लिया, जो तकरीबन पिछले 2-3 सालों से उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। इवन 2024 की लोकसभा चुनाव में तो क्या जो जम्मू रीजन का खास तौर पे जो रिटायर्ड फौजी है उसको टारगेट करने की कोशिश थी? देखिए, जम्मू संभाग का बहुत ज़्यादा वोटर जो है वो फौजी परिवारों से है, सर्विंग, रिटायर्ड, जहाँ उनके परिजन सबसे ज़्यादा जम्मू संभाग के। एक तो उनको उन्होंने आज और दूसरा आप ये चीज़ देखिए, वो रजौरी पुंछ के जो जितने चुनाव हुए वहाँ पर जो रैलीज हुई, किसी भी मंत्री ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं की, जबकि लॉन्च मेंढर से की गई, एलओसी के साथ था वो एरिया। हाँ, मेंढर से भी एक ग्रुप लॉन्च हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने आज की डेट को प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित करते हुए कि आज वो दिन है कि जब इतने साल पहले
यहाँ पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जी। बॉर्डर एरिया का जितना भी वोटर है जी। जो LOC से सटा हुआ या इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ, उसको ये मैसेज देने की कि अब पाकिस्तान आपके ऊपर गोलाबारी नहीं कर सकता। अगर उसने की तो हम उसको उससे भी 3 गुना ज़्यादा जवाब देंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने वोटर्स को भी इंप्रेस कर गए और पाकिस्तान को भी जम्मू से टारगेट कर गए, पाकिस्तान को एक इशारा दे गए आज वो। देखो, उन्होंने कहा था कि एक समय था जब सफ़ेद फ्लैग लेके आप जाते थे जी। एक समय अब आया जब वो एक गोली चलाते थे, हम गोला चलाते थे। तो कहीं ना इशारा कहीं दे गए। इशारा दे गए। तो प्रधानमंत्री की इस स्पीच का कितना असर होगा, थोड़ा सा तो हमें फर्स्ट को ही पता चल जाएगा, वोटिंग का ग्राफ क्या रहेगा, और फिर उसके बाद 8 को तो रिजल्ट है ही। अब चलते हैं प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी की आज जम्मू में 2 रैलियां होनी थी, पहली बिलावर, दूसरी बिश्नाह। बिलावर वो पहुंच नहीं पाई, बिश्नाह में उन्होंने रैली अच्छी की। उनकी रैली की और स्पीच की बात मैं बाद में करूंगा, पहले ये जानना चाहूंगा कि आखिर कांग्रेस प्लानिंग कैसे करती है। राहुल गांधी का जिस दिन दौरा रखा, मौसम खराब, वो पहुंच नहीं पाए। खड़गे उस दिन आए जिस दिन अमित शाह भी अखनूर में थे, तो नो फ्लाइंग जोन हो गया। आज प्रधानमंत्री थे तब भी नो फ्लाइंग जोन होता ही है, और उसके बाद प्रियंका गांधी का सेम टाइम पे। तो ये क्या कांग्रेस क्या प्लानिंग करती है अपने लीडर्स की खुद किरकिरी उड़वाने की? सुबह 11 बजे के करीब की बात है, मैं बिलावर उस ग्राउंड में था यहाँ पर जो मांडली को आना था। मांडली एक गांव है बिलावर का, मैं वहाँ था राज के साथ। तो वहाँ पे तामझाम अच्छा था, लोग आना शुरू हो गए थे। भीड़ देखो, लीडर को सुन, इनको सुनने आना चाहते हैं, ये खुद ही नहीं नेता को लाते, खुद ही नहीं नेता को लाते, लोग सुनाते हैं। लोग आए थे दूर दराज से, लोग पहाड़ों से पैदल चल के भी आए, गाड़ियों में, ग्राउंड पूरा भर गया था। लेकिन वहाँ पर ये बातें चलना शुरू हो गई जी, वो प्रियंका पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि क्या वजह है, नो फ्लाइंग जोन क्या होता है। क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जहाँ पॉलिटिशियन से दूसरे आए होते हैं, बकार सूल बानी वहाँ बैठे हुए थे, तमाम लीडर वहाँ पर थे। जो बानू महाजन नई वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज उसको एक्टिव दिखा, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि जम्मू के आपने लीडर को इस मुकाम पे लाया, बानू महाजन को, और उसने ये बता दिया कि मैं काम कर सकती हूँ। और उसने वहाँ, मैं उसको देख रहा था पंडाल के पीछे, पंडाल के आगे, मीडिया मैनेजमेंट, लीडर की मैनेजमेंट, स्टेज को कैसे संभालना है, कहाँ पर किसको लाना है, कहाँ पर कोई दिक्कत है, चेयर्स की या पानी की, वो लड़की दौड़ रही थी। मैं उसको मिलके भी आया और उसको मैंने कांग्रेट्स भी किया और खुशी भी हुई, ये अच्छा लगता है। लेकिन मैनेजमेंट तो स्ट्रेटजी दिल्ली बैठ के बनती है ना। जब आपको पता था कि प्राइम मिनिस्टर आज जम्मू में रैली करने वाले हैं, 10:30 बजे उनका टाइम है, 10:30 बजे से पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते, 10:30 बजे से लेकर जब तक रैली हो रही है तब फ्लाई नहीं कर सकते। बीच में आपको टाइम मिलता है 35 मिनट या 40 मिनट्स का, जब प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट करते हैं तब नो फ्लाइंग जोन नहीं होता है, उसके बाद नो फ्लाइंग जोन फिर होता है। क्या होता है कि एक समय मिलता है, उस समय के हिसाब से आपको फ्लाई करना है। और मौसम भी खराब था, और जिस जगह पे बिलावर प्रियंका गांधी ने लैंड करना था वहाँ दलदल थी, उसको समतल किया जा रहा था। लेकिन उस समय भी मुझे सिक्योरिटी वालों ने, कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा बहुत दलदल है, हो सकता है हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड ना हो, कहीं आगे पीछे भी ट्राई हो सकती है, लेकिन नो फ्लाइंग जोन का किसी मतलब ये इस चुनाव प्रचार में आज का दिन बहुत लेकिन उसकी स्पीच जो थी, बिश्नाह वाली स्पीच, वो बहुत उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं बहुत इंपैक्टफुल थी। मैं एक चीज आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी और खास तौर पे प्रियंका गांधी को जम्मू में अधिक से अधिक प्रचार में लाया होता, तो कांग्रेस का शायद जो नंबर आएगा उससे बड़ा होता। क्योंकि आज जो प्रियंका गांधी ने स्पीच बिश्नाह में की है, और खास तौर पे जो मेन टॉपिक उन्होंने 2 पकड़े हैं, एक चिट्टा जिसका कि जिक्र इस चुनाव प्रचार में कहीं नहीं हुआ, उसका जिक्र बिश्नाह जैसे एरिया में करना, और दूसरा नंबर अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि वाकई जानकारी है उनको। देखिए, चिट्टे की बात मैं करूं तो यहाँ पर तमाम जो नया जंग फेस जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस मुद्दे पे बात करते हैं, वो चाहे लवलू समयाल हो, किसी बड़े नेता ने नहीं की, बड़े नेता ने नहीं की, ये बहुत सेंटर से नेशनल से। हाँ। तो नेशनल नेता का ये बोलना खड़े होके कि चिट्टा जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करना है, तो वो इम्पैक्ट बढ़ेगी। हाँ, तो ये और उस इम्पैक्ट बढ़ेगा। और साथ में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। इसमें मुझे एक चीज, मुझे भी अब लीडर को भी ये सोचना चाहिए कि जहां जहां पर जो लोग खड़े हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो हाथ खड़ा करिए। भाई, आपकी रैली सुनने सरकारी कर्मचारी आ ही नहीं सकता, वो कैसे हाथ खड़ा करेगा? हाथ तो बेरोजगार खड़ा करेंगे ना। तो ये लीडर को भी समझना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, जो वायलेशन होती है, वो सरकारी कर्मचारी के लिए होती है, वो आपकी रैलियों में नहीं जाते हैं।
और अगर सरकारी कर्मचारी आया भी होगा तो वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, उसने फंसना है। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपने पूरे देश में घूमा, वहां पर हमने हाथ खड़े करवाए, कोई कौन करेगा सरकारी कर्मचारी हाथ, मरना है, वो अपनी नौकरी गवाएगा। खैर बेरोजगारी का मुद्दा अच्छा था, उन्होंने बात अच्छी की कि जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये कह सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं मोदी ग्राउंड की। मोदी ग्राउंड इसलिए मशहूर हुआ था कि उधमपुर में एक रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उस ग्राउंड का नाम ही फिर मोदी ग्राउंड पड़ गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 2 बार और उस ग्राउंड में आके रैली की, और जब जब प्रधानमंत्री उधमपुर जाते हैं, जब वहां रैली होती है, वहां अच्छी खासी भीड़ जुटती है, लोग प्रधानमंत्री को सुनने आते हैं। मगर प्रधानमंत्री के बाद कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं था जो उतनी भीड़ उसमें जुटा पाया हो कभी उस ग्राउंड में। मगर आज उधमपुर ईस्ट से आजाद उम्मीदवार पवन खजूरिया ने अपने एक आखिरी प्रचार रैली, आप ये कह सकते हैं, जन आशीर्वाद, हाँ, जन आशीर्वाद रैली में इतनी भीड़ जुटा दी कि आज लग रहा था कि मोदी ग्राउंड कहीं उनको आशीर्वाद दे रहा है। तो पवन जी, एक आजाद उम्मीदवार की रैली इतनी बड़ी होगी? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो रैली चल रही थी तो पवन खजूरिया आते हैं उस तरफ, लेकिन भीड़ इतनी होती है वो वहीं बैठ जाते हैं, कहते स्टेज आप लोगों की, मैं लोगों के बीच बैठा हूँ। और स्टेज पे अधिक लोग थे, स्टेज पे अधिक लोग थे और भीड़ थी। मोदी ग्राउंड का नाम मोदी ग्राउंड था, तो आज वो उस भीड़ के बराबर की भीड़ पवन खजूरिया ने खड़ी कर दी थी, अकेले उधमपुर से। अकेले उधमपुर, मैं जितना उसका वोटर, अभी पूरा उधमपुर भी नहीं था, पूरा उधमपुर भी नहीं था, जितना उसका वोटर था उसने वहां पर खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये मेरे वोटर हैं। लेकिन क्या होता है कि आप जब इस तरह के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में आते हैं, वो अहंकार से इलेक्शन नहीं लड़ते, विनम्रता से लड़ते हैं। बिल्कुल, उनको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। अहंकार कहीं ना कहीं आपको नीचे डिगाएगा, ये साफ सी बात है। और पवन जी, हम बात करेंगे, हमने तो चुनावी चालीसा इसलिए की थी कि हर चीज टटोली जाए, और जब ये रिजल्ट आ जाएंगे उसके 2, 4, 5 दिन बाद हम एक अहंकार पे भी कार्यक्रम करेंगे कि किस किस नेता का अहंकार टूटा और कौन कौन नेता अहंकार में था। क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब वोट मांगने जा रहे हैं तब भी अहंकार है, तो खुद सोचिए अगर आप जीत गए तो अहंकार किस लेवल का। घमंड और अहंकार जन नेता में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ही नेता को बनाती है। उमर अब्दुल्ला आज चुनाव प्रचार कर रहे थे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में। उन्होंने वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए बहुत हार्डकोर से बयान दिए। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी पहचान, वजूद और इज्जत सब छिन गया। तो कहीं ना कहीं क्या नागरिक की पहचान, इज्जत सिर्फ धारा 370 से ही थी? क्या उसको भारतीय नागरिक होना डिग्निटी नहीं है? पवन जी, इस तरह की हार्डकोर स्पीच यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे लोगों को कि हमारा 370 जाने के बाद सब कुछ छिन गया, इवन झंडे का भी नाम लिया। दोनों जगह पे वो इलेक्शन जो लड़ रहे थे वहां वोटिंग हो चुकी है जी। अब वो मुद्दा है कि जिन जिन इलाकों में वोटिंग अभी होनी है वहां पर सेंटीमेंट को ग्रैब करना, पहले भी ये चलता और अब ये सारा इलाका है इंजीनियर रशीद का, इंजीनियर रशीद का, से ज्यादा हार्डकोर बनना है। हाँ, उनको ये बताना है कि इससे ज्यादा मैं आपका सगा हूं और इसलिए आइडेंटिटी खत्म हो गई, हमारा सब कुछ छिन गया धारा 370 हटने से। अब हट छिन गया है, ठीक है, सबको पता है। आप कहते हो कि हमें वापस लाना, वो कहते हैं ठीक है आप लेके दिखाइए। अब लोगों को इसके ऊपर आप जितना चाहे, कुछ लोग इसको हटाने के नाम पर भी लोगों को खुश कर सकते हैं, कुछ नहीं हटाने के नाम पर। अच्छा, एक और बयान उमर अब्दुल्ला का मैं पिछले 3-4 दिन से सुन रहा हूं। कल वो विजयपुर आए थे, वहां भी यही कहा उन्होंने कि एनसी कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि डन है, हमारा सर्वे कहता है कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो एनसी ज्यादा कॉन्फिडेंट है या उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की सीटें अच्छी आ रही हैं? देखिए, दोनों का आंकलन हो सकता है उनको, लेकिन अभी इतनी जल्दी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। तीसरे फेज में जितना चुनाव होगा उसमें कितना वो रहेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पवन जी, ये खास आज का था। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन रह जाएगी। तो कल क्या लगता है आपको कि कितना जोर लगाएंगी सभी राजनीतिक पार्टियां और आजाद उम्मीदवार? देखो, कल का दिन है तो कल पूरे दिन के भीतर सब लोग अपनी अपनी रैलीज को करेंगे। कुछ छोटे बट्टे जो नेता हैं वो भी वहां पर रैलीज में जा सकते हैं। हालांकि बड़े नेताओं का टूर आज खत्म हो गया, कोई नहीं आएगा। हो सकता है कोई 1-2 अगर बनता है अचानक प्रोग्राम तो आ जाए, लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं वो वहां पर जा सकते हैं। वार्ड मेंबर जो लीडर हैं वो अपने वार्ड में जा सकते हैं। छोटी छोटी सभाएं हो सकती हैं। वो काम कल शुरू होगा पूरा दिन, और उसके बाद डोर टू डोर होगा परसों। तो कल का दिन है अंतिम प्रचार का दिन, जिसमें बीजेपी के भी स्टेट के नेता और कांग्रेस के भी यहीं के जो स्टेट के नेता है वो अपना पूरा जोर लगाएंगे जम्मू रीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ताकि
यहां पर प्रचार किया जाए। दोनों ही पार्टियों ने अपने चिनाब वैली और राजौरी पुंछ के नेताओं को भी जम्मू बुला लिया है कि आखिरी दिन आप अच्छे से प्रचार करिए और फिर डोर टू डोर में जोर लगाइए और कोशिश करिए कि आखिरी फेज में अपने लिए वोट अधिक जुटाया जाए। तो कल जो रहेगा वो हम आपको बताएंगे। और एक और खुशखबरी आपको दे दें कि हमने पहले सोचा था, डिसाइड किया था मैंने और पवन भाई जी ने कि 40 दिन हम चालीसा करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, मगर अब आपका जो प्यार, अपार प्यार मिल रहा है तो चुनावी चालीसा जारी रहेगी जब तक सरकार नहीं बनती। तो आपके लिए खुशखबरी है, आप तब तक हर दिन का हाल जान पाएंगे कि चुनावों को लेकर सरकार बनाने तक क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए। धन्यवाद।